प्रभाकर जी। Sir, are you thinking of introducing bus passenger insurance कौन सी इंश्योरेंस? on the lines of Himachal Pradesh? ऐसा कि इंश्योरेंस के मामले में हमने जो अभी परिवार पहचान पत्र बनाया है उसमें एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। उस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपया हर गरीब परिवार को उनके जो इस प्रकार की सर्विसेज हैं उनके प्रीमियम के लिए दिया गया है। और उसमें 2 तरह की जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 12 रुपये प्रति व्यक्ति और 330 रुपया प्रति व्यक्ति के प्रीमियम है। एज तय है उसकी कि 330 रुपया जो है वो है 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए, और जो 12 रुपये वाला है 18 साल से लेकर 70 वर्ष के लिए। ये सबका प्रीमियम सरकार देगी। तो ये योजना भी जैसा मैंने बताया परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ी हुई है। उसमें जब इनका प्रीमियम सरकार दे देगी तो 1,80,000 रुपये तक वाले परिवारों का तो बीमा 2 लाख का अपने आप हो जाएगा। और इससे पहले पिछले सालों में ये चलती थी कि रोडवेज की ओर से रोडवेज के सभी यात्रियों की एक बीमा राशि उनको दी जाती थी, लेकिन उसमें बाद में ध्यान में आया कि बीमा की जो प्रीमियम राशि बहुत अधिक है, लेकिन अगर सीधा उनको डायरेक्ट हम कोई 2-2 लाख रुपया देते हैं तो वो राशि बहुत कम पड़ती है, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हुआ। हमने वो 2 लाख रुपया ऐसा सड़क सुरक्षा के नाते जो एक्सीडेंट होता तो उनको स्वयं देते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में जो मेले लगते हैं, इन मेलों का भी जो आगंतुक हैं उनकी एक बीमा उनका सबका सामूहिक कराया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और उस उत्सव के दिनों में यदि डेथ होती है तो वो पैसा कंपनी यानी बीमा कंपनी देती है। अगला प्रश्न है हरमिंदर सिंह नागपाल, चढ़नी कला से। माइक दो। सीएम सर, सारियां तुसी इंश्योरेंसां सारियां पेंशनां दे वधाईਆਂ ने, पत्रकारों ਦੀ पेंशन नहीं ਵਧਾਈ, ਉਹਨੂੰ प्राइस इंडेक्स ਨਾਲ क्यों नहीं जोड़िया? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। अजे पत्रकारों वास्ते बहुत सारिया चीज़ा कर रहे हैं, एक एक करके जिन्नियां असीं करनियां सारियां हो जाण दिओ, फिर एक एक करके वधाना शुरू करांगे। नरेश कौशल जी। वैसे तो आप हमारे माननीय अतिथि हैं और आपने बहुत अच्छी बातें जो की हैं, खास करके आपने जो कहा है कि लाल डोरे की और बेटी बचाओ वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो बातें हैं उनको आगे ला चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है आपने की है। लेकिन एक पत्रकार के नाते सवाल हमारे जो होते हैं, दायित्व हमारा है, तो इसको अगर धृष्टता न माने तो मैं नहीं, आपको कोई रियायत नहीं करनी है मेरे साथ। जो आपके मन में पूछ डालो। आपने जो जन्माष्टमी की बात की है, बड़े मंदिरों में बड़ी लाइनें लगती हैं, बड़ा टाइम लगता है दर्शन करने में, लेकिन आज के डेमोक्रेटिक माहौल में हमें अपने ही घर में रेड कारपेट की जगह खाकी कारपेट से गुजरकर बड़ी मुश्किल से मुरली मनोहर के दर्शन करने पड़े। इसके बारे में आज के दौर में आपका क्या कहना है? और इसी के साथ मेरे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं कि सत्यपाल जो गवर्नर है मेघालय, उन्होंने आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो आपने करवाया। एक बात आप उसके उलट बात कहें। इसी तरह करनाल के जो जिलाधीश हैं वो कुछ कहते हैं और एसडीएम ने जो कुछ किया वहां पे वो कुछ की बात है। आज के मेरे जो ये माहौल है, ऐसे माहौल में जहाँ पे आपने इतने पॉजिटिव काम किए, इन सब के चलते हुए ऐसे डेमोक्रेटिक माहौल में जहाँ के हमें भी इस तरह से आना पड़ा और हरियाणा में जो जिसमें मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इतने काम करने के बावजूद भी आपकी जो लोकप्रियता है होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इतना विरोध और यहाँ पे हमें आने में भी इतनी कठिनाई? देखिए, अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना कुछ आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता, ना कोई और अगर कहना शुरू करेंगे तो विवाद के घेरे में फंसेंगे। 1% से लेकर 99% तक कोई कुछ भी कहेगा। तो इसलिए लोकप्रियता का पैमाना तो होता है
कि जब जनमत संग्रह होता है किसी पर, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय कब क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें सामने जब आएंगी तो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। जहाँ तक विषय है करनाल वाली घटना का, तो घटना जो हुई आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ, पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज्ड मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं हैं। लेकिन ये जो विरोध करने, एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में, हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसमें नारे बोलने की छूट उनको है, झंडी दिखाने, काली झंडी दिखाने की छूट है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना, ये उसमें कहीं नहीं है। ये एक समझौता हो चुका था, उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं 1-1.5 महीने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाने को नहीं रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहाँ पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो के नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। उनके उसमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते। उसमें दोष ना आपका ना मेरा है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना। अब वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी थी कि बाप जो है बेटे को थप्पड़ भी मारता था, लाठी भी मारता था और अच्छी सज़ा दे करके अंदर कमरे में बंद कर देता था कि ये काम कर, नहीं तब छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। आज तो कोई माँ बाप ये नहीं कर सकता। आज तो ऐसी ऐसी कहानियाँ कोई माँ बाप बेटे के साथ कर दे, बेटा जाके मानवाधिकार में खड़ा हो जाता है। तो ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। इसमें कोई बहुत मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है,
लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता मैं, हवा में चला सकता हूँ। तो देर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरी फ्रीडम, देर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस नाते से हमको सबको एक वातावरण बनाना चाहिए। लोकतंत्र में हर कोई अपना काम करे, प्रदर्शन करें, बोलें, भाषण दें, झंडा दिखाएं, उनका विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हम किसी का काम, जब तक हमने भी इसलिए ठीक करो, वरना इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ, उनकी तकलीफ़ें हैं, और वो तकलीफ़ें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है, उनकी तकलीफ़ें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। चलिए, प्रदीप शर्मा जी, डॉक्टर व्यू से। नमस्कार सर, 2500 दिन आपने पूरे के ऊपर बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी तरफ भी मेरे 660 दिन आपने 600 दिन पर आप आए थे ना। तो सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है। 1.5 साल तो कोरोना में चला है, टीम मनोहर की परफॉर्मेंस परसेप्शन लोगों में है, कैप्टन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी विवेक सर है और भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये परसेप्शन है कि कुछ प्लेयर्स की जो टीम मनोहर की है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, कैप्टन भी शफल का मुद्दा कई बार उठा, कई बार वो ठपा, तो सर क्या उसमें लेटेस्ट क्या है कि कुछ प्लेयर टीम में आने के लिए बड़े आतुर हैं और कुछ को निकालना भी बड़ा पड़ सकता है टीम से बाहर, तो आप सर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो परफॉर्मेंस का पैमाना कभी भी 2 साल का आंका नहीं जाता है किसी भी टीम का, पूरा पीरियड होता है, 5 साल होता है। कोई एक फुटबॉल का हॉकी का मैच होता है ना, उसमें भी कौन से क्षणों का इंतज़ार करते हैं, आखिर में कौन गोल कर जाए, हैं, आखिर में कौन जीत जाए, उसकी छवि क्या बनती है। कई बार तो आखिर में उल्टा पुल्टा हो जाता है, होता है ना। हमारे 5 साल हैं, पहले 5 साल की छवि और फिर ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब छवि, दोनों मिला के देख लेना। हमने पिछली बार भी वोट संग्रह में गेन किया है 5 साल में, 36% से 33% से हम 36% पर आए थे, हमारी अकेले की पार्टी। ये ठीक है कि सीटें हमारी 6 कम हो गई, 46 से हम 40 पर रह गए, हम गठबंधन में आए। इस बार भी हम अपनी छवि के आधार पर जनमत में बढ़ावा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जब टीम का होता है तो फिर टीम के नाते हमको काम करना होता है, उसमें कोई थोड़ा काम कम करे ज़्यादा करे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। एक सामूहिकता में सबका काम एक जैसा भी नहीं होता, एक जैसे विभाग भी नहीं होते, एक जैसी अपेक्षा भी सबसे नहीं की जा सकती। और बाकी बातें जहाँ तक है एक्सपेंशन की, 2 सीटें अभी खाली हैं, और जब 2 खाली हैं हर किसी को पता है इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पूरी करनी है, तो इच्छा सबकी होती है कि हाँ जल्दी एक्सपेंशन हो जाए, हमारी बारी आ जाए। तो इसमें कोई इच्छा रखने में कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, रहनी चाहिए। कब करना है ये पार्टी का कुल मिला करके एक नेतृत्व का काम होता है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी होता है, प्रदेश भी होता है, पार्टी के लोग भी होते हैं, सरकार के भी होते हैं, सब मिल करके योग्य समय के ऊपर जब भी करना होगा करेंगे। कोई इसके कारण से बहुत बड़ा सरकार में कोई अंतर पड़ रहा है, काम में अंतर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी विभाग 12 मंत्रियों के पास है, फिर यही विभाग 14 मंत्रियों के पास हो जाएंगे, कोई 1-2 मंत्रियों का 1-2 विभाग कम होकर के उनके पास चला जाएगा।
इसलिए कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो काम होता है वो मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी होता है। प्रशासन में हमारी सारा सिस्टम जो है वो अपने ढंग से सब सेट है, सब लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। बहुत अधिकारी भी दिन रात एक करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कठिनाई नहीं है। इसलिए हमारी स्टेट की स्टेबिलिटी, काम में गति, हाँ कोरोना के कारण से एक बाधा आई है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है मानने की। बल्कि इस कोरोना पीरियड को तो हमने बहुत सी व्यवस्थाओं में, पेमेंट्स में, इसमें उसमें 6 महीने, कहीं दूसरी बार 6 महीने, कहीं 3 महीने ज़ीरो पीरियड माना है। कहीं जैसे कोर्ट केस होता है उसको ज़ीरो पीरियड मान लिया जाता है तो उसकी छूट दी जाती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इस देश भर में एक 6 महीने ज़ीरो पीरियड मान करके सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। काम करने का 5 साल का पूरा मौका हमें मिलना चाहिए। अनिल मोर जी, खबरें अभी तक। सर आपने 2500 दिनों का जिक्र किया, 5 साल अलग थे, 2 साल ही अलग है। इन 2 सालों में आपको कहीं लगा कि जो गठबंधन आप लोगों का हुआ था, जरूरत का था, वो मजबूरी का गठबंधन था? कहीं फैसलों में आपको लगा कि कुछ फैसले मजबूरी में लेने पड़े, अकेले होते तो अलग बात होती? और आपने कहा कि आप अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हो, अगले 5 साल की तैयारी अकेले बीजेपी की है या उस तरीके से तैयारी? देखिए, ये परिस्थितियों के अनुकूल चीज़ें होती हैं। जब हमने चुनाव लड़ा था उस समय तो हमने क्लेम किया था कि हम तो अकेले सरकार बनाएंगे, 75 सीटें लेके आएंगे, लेकिन ये तो जनता है, अब जनता क्या देती है ये तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। और फिर बाद में ये है कि लोकतंत्र में एक बहुमत से सरकार बनाना ही होता है, तो बहुमत चाहिए। उसी में से रिजल्ट निकला है कि हमने एक गठबंधन किया है। और गठबंधन जब किया जाता है उसमें कुछ पता नहीं होता कि कैसे चलेगा, लेकिन समय के हिसाब से, अब जैसे शादी होती है ना, अब मुझे अनुभव नहीं है, आपको तो है कि वो शुरू में ही तकलीफ होती है 2, 4, 6 महीने की, उसके बाद फिर रम जाता, बस जाता, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाती। तो अब नॉर्मल हो गई है सारी चीज़ें, कोई कठिनाई नहीं है। हमारी बातें उनको ध्यान में आ रही है, उनकी बातें हमें ध्यान में आ रही हैं, और दोनों के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी हुई सब पूरा करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। और ये इस प्रकार से गठबंधन चलते चलते अब आगे 3 साल के बाद परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छी रहेंगी, अच्छी बनेंगी। और ये गठबंधन है लगातार, क्योंकि पहले भी गठबंधन की सरकारें लगातार यहाँ चली हैं, और इस परिवार के और हमारे तो बहुत बड़े अनुभव पुराने गठबंधन के हैं ही बने हुए, चाहे देवला जी से लेकर के, और बाद में भी लगातार चले, अभी चल रहे हैं। तो गठबंधन में हमें कोई कठिनाई नहीं है। नाम 2 अलग अलग हैं, सरकार एक है, और एक सरकार के नाते मिलकर के हम चल रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दिमाग, दैनिक सवेरा। एक तो काफी जवाब तो आपका आ गया था कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट मुझे और क्लैरिफाई करने की जरूरत लगती है मुझे कि जिस तरीके का रोक टोल प्लाजा भी की थी, प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया था और काफी सुरक्षा में उनको निकाला गया, इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बाहर जाएंगे, आप भी बाहर जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, और 2 घंटे में उस वक्त पूरा प्रदेश को जाम कर दिया था। इस परिस्थिति को कैसे निपटा जाएगा, एक तो सवाल यह है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई पे टिप्पणी की थी इसी विषय पे कि क्योंकि हमारे राज्य में आंदोलन हो रहा है, चाहे जो भले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के भी लोग हैं शामिल हुए हैं, तो ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है कि इसको किस प्रकार से निपटा जाए। वो शायद अभी आंदोलन का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जवाब जाएगा, तो सरकार का जो जमा होगा, पर क्योंकि ये लोगों के माइंड में है कि अगर इस तरीके की तरीके चलती रही, 1 महीने जाम लग जाता है, कैसे निपटेगी मनोहर सरकार इस प्रकार की परिस्थिति से? अगर शांति पीरियड चल रहा तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको दिक्कत है, मनोहर को दिक्कत है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जब बिगड़ जाती है तो कैसे निपटेगी? देखिए, काम होता है समझने समझाने का, और अब हम लोग हर परिस्थिति में से यहाँ तक आए हैं और बार बार समझाते भी हैं। हमने पहले भी अपील की है, आज फिर अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था ये बनाकर रखें। वो अपने प्रदर्शन करें, जो प्रदर्शन करने के तरीके हैं उनको आज़ादी है, कहीं भी करें, कितने ही लोग करें, धरने दें, प्रदर्शन करें, झंडे खड़े करें, नारे बोलें, लेकिन किसी के काम में व्यवधान डालना ये उचित नहीं है। इसी पर पहले भी समझौता हुआ था, और अब ये घटना कल की हुई है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दोबारा उनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद उनसे डायलॉग में विषय आएगा, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई या नहीं होनी चाहिए थी। एक बात और क्लियर करता हूँ, जो पहले वाली बात आई थी, आपने जो पूछी थी, क्या नाम, कौशल जी ने, एक तो वो जो ऑडियो चला है,
वो ऑडियो वीडियो एक बहुत अलग जगह का है, 10-12 किलोमीटर दूर वो जगह है, और जो इनर सर्कल है जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ से, मीटिंग स्थान से 100 मीटर दूर का है। और ये जो कल घटना हुई है ये 12 किलोमीटर दूर हुई है, ये बस्ताड़ा टोल पर हुई है। तो इसलिए उन दोनों घटनाओं का कोई मेल नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। उनके उस ऑडियो के कारण से कोई घटना हुई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ अलग डीएम था, यहाँ अलग डीएम था, तो इसलिए उनको वो ना करें। लेकिन इन सब में भी जैसे पहले समझौता हुआ था उसी बात को उनको ध्यान कराया जाएगा कि आप किसी का रास्ता नहीं रोकें। रास्ता रोकने से फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, हमने कुछ सीधे खड़े होकर थोड़ी करना है। ये तो एक गिवन डायरेक्शंस होती हैं कि किसी के काम में बाधा न डाला जाए, इसके नियमावली है, उस नियमावली के ऊपर ध्यान करेंगे। दूसरा विषय जो पेपर लीक मामला था, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया, बहुत सारे एमएलए ने बोला, आपने भी बहुत जवाब दिया, विपक्ष के नेता ने कहा, और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है लेकिन गृह मंत्री की जांच हो, इसमें क्या अपनी एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम रहती है या आखिर तक जहां ये गड़बड़ हुई वहां तक आ जाता है, डेड एंड आ जाता है, तो हमको किसी और को भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौंपने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमारी पुलिस की एजेंसियां, हमारी टीम पहुंच गई है कि जहां से लीक हुआ है उस आदमी को भी पकड़ लिया है और किस कंसिडरेशन में उसने लीकेज कराया, वो पैसे भी पकड़े गए हैं, तो ये सारा जब हो गया है तो ये तभी होता है सीबीआई वगैरह की जांच, जब कोई फेल्योर हो किसी जांच में या कहीं कोई बाहरी दबाव का शक हो। लोगों को लगता है कि जैसे राजनीतिक दबाव आ जाता है, कई बार विपक्ष में खास करके लगता है सरकार के लोग इस पर दबाव डालेंगे, इसको नहीं होने देंगे, वो डिमांड करते हैं। लेकिन जब इसमें कोई चीज़ है नहीं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब तो केवल चालान पेश करना बाकी रह गया। पुलिस चालान पेश करेगी और ये जो लोग पकड़े गए हैं, लगभग 28 के लगभग 30 के लगभग लोग पकड़े गए हैं, और इसमें जो जो डीलिंग्स हुई है पैसों की, वो पैसे भी जब्त कर लिए गए हैं, वो जो पेन ड्राइव वो भी जब्त कर ली गई है, पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, उसका प्रत्यक्ष इसका किसी को लाभ नहीं हुआ है। तो आज कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, यदि आवश्यकता होती और हम किसी ऐसे कंक्लूजन पर न पहुंच पाते यानी हमारी एजेंसियां, तो हम निश्चित रूप से सीबीआई को भी दे देते। अब कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, नाउ इट्स ओवर। मान साहब रिक्वेस्ट है कि बाकी और मेंबर्स भी हैं, एक बार उनसे इस कर ले, फिर आप का जो विषय है इस पे क्योंकि लगातार बहुत पुराना विषय हो गया, एसवाईएल का कोई नया विषय नहीं है। अविनाश पांडे जी पंजाब केसरी से। सीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सीएम साहब, आपने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी और सुविधाएं दी जाती हैं, तो सरकार अब तक किसानों को समझा क्यों नहीं पाई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसानों के विषय की बजाय ये एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। जैसे हम राजनीतिक पार्टियों को हम अपनी बात नहीं कहला सकते कि वो हमारी ही बात कहें, ऐसे ही इनको खुले रूप से समर्थन करने वाली हरियाणा में तो कांग्रेस है, और कुछ इलाके के इनके जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं वो इसमें लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो कमिटेड लोग होते हैं, कमिटेड लोग कभी भी समझते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे हुए, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही वहाँ से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करने जाता। वहाँ पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब के बैठे हैं वहाँ दोनों धरणों पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। आधे से क्या, मैं कहता हूँ 85% पंजाब के बैठे हैं वहाँ। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना। निश्चल भटनागर राष्ट्रीय सहारा से। सीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। सीएम साहब, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत उन 4 पदकों से, यानी 7 पदकों से जो पैरा ओलंपिक के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आए हैं, और
बहुत अच्छा आपकी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए, सचमुच दुनिया के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आज हम पैरालंपिक खेलों के अंदर खिलाड़ियों के हौसले से जो पदक आ रहे हैं उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि खिलाड़ियों को, जो सामान्य खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो सचमुच बहुत सारी नर्सरीज कई जगह स्थापित हो रही हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन पैरालंपिक के लिहाज से जो दिव्यांग हैं, जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो पुराने, ये अभी जो 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें सारे स्कूल बंद हैं। सामान्य बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशली वो मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसकी तरफ अगर आपकी तरफ से अगर कुछ अच्छा ऐसा हो जो इस तरीके के बच्चे हों, उनके अभिभावकों को थोड़ा सा मनोबल उनका बढ़े कि सरकार उनके लिए भी कुछ सोच रही है, क्योंकि सिर्फ अपना मुआवजा देने से या स्कॉलरशिप देने से कुछ नहीं होना है। आप पैसा जरूर देते होंगे, लेकिन उन बच्चों को नियर टू नॉर्मल लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, उस पर मैं चाहूँगा। देखिए, आपके प्रश्न में 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो पैरालंपिक में दिव्यांग बच्चे वो खेल खेल रहे हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में क्या, और एक है इन जनरल दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं या उनकी पढ़ाई या उनकी व्यवस्था वो क्या है। जहाँ तक खेलों में खिलाड़ियों का विषय है, जितनी सुविधाएं आर्थिक तौर पर इनाम सामान्य ओलंपिक में दिया जाता, वही पैसे दिव्यांग में दिए जाते हैं। वही गोल्ड मेडल को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज मेडल को 2.5 करोड़ रुपया, कहीं कोई अंतर हमने रखा हुआ नहीं है। वही पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 15-15 लाख रुपये पूरे का पूरा हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक इन जनरल दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई या उनका रहन सहन, सब चीज़ें हमारे कई इसमें बोर्ड बने हुए हैं, कई संस्थाएं बनी हुई हैं, और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सब चीज़ें वो लागू कराता है जो जो उनको चाहिए। स्कूलों के अंदर उनकी व्यवस्थाएं क्या हो, शौचालय कैसा हो, उनके आने जाने के लिए रास्ते जो हैं रैंप बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, उनके बैठने की जगह है, या जो सामान्य तौर पर नहीं पढ़ लिख सकते उनको विशेष जो ट्रेनिंग की बात होती है, उनको उस प्रकार के टीचर्स भी दिए जाते हैं। इनके सेंटर भी खुले हुए हैं। ब्लाइंड्स का एक सेंटर जैसे हमारा पानीपत में खुला हुआ है, दिव्यांग का एक सेंटर हमारा फरीदाबाद में खुला हुआ है। एक इनके रहने सहने के लिए जो आश्रम बने रहते हैं वो आश्रम भी हैं। एक आश्रम में पीछे मैं भी गुड़गांव में होके आया था स्वयं, एक यहाँ पंचकुला में भी बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर जितनी संख्या वहाँ होती है, उस संख्या के हिसाब के इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, जो जिस प्रकार, क्योंकि एक मल्टीपल एक सेक्टर है ये, हर प्रकार के अलग अलग काइंड्स के दिव्यांगपना जो होता है वो सबका होता है। कोई आँखों से है, कोई मानो बोल नहीं सकता है, किसी का हाथ पैर का मामला है, किसी का मेंटल रिटार्डेड केसेस भी होते हैं। तो हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, हर प्रकार की व्यवस्थाएं सब जगह पर ये शायद नहीं होंगी। मानो ब्लाइंड का अगर बना हुआ तो पानी तो बना, वो सारे हरियाणा में सब जगह नहीं होंगे। ऐसे बच्चों को वहाँ हॉस्टल्स में या उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाके रखना पड़ता है, वो रखते हैं। कहीं अगर आपको लगता है कि ये आवश्यकता इस जगह पर और है, उसको भी करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर किसी का सुझाव और किसी स्थान का आएगा तो उसको हम बनाएंगे। योगेंद्र शर्मा जी, हरिभूमि से। साहब, आपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एजुकेशन लागू की और पॉलिसी की बाकी स्टेट में तारीफ की हुई, लेकिन अब लोग सवाल ये उठाने लगे जो असेंबली है, जो विधानसभा है, क्या आप उसमें भी इसको लागू करेंगे? जब ये विषय हमने पंचायत के लिए किया था, उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था। हमने कहा कि देखिए, जो हमारे दायरे में वो हमने किया है, जो हमारे दायरे में नहीं है वो उसको हम सोचें, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये काम है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत संसद का, केंद्र सरकार का, वो इसको लागू करे तो करना चाहे तो करे, हमको खुशी होगी। लेकिन हम एक स्टेट के नाते यहाँ लागू करने का अर्थ नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर ही होता है। दूसरा सीएम साहब, मेरा एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से आपने, कुछ लोगों में डर जरूर बैठा था इसका। एक बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पंचायतों में हो गया, कल को अगर विधानसभा में हो गया तो मैं तो 8वीं पास हूँ, इसलिए उन्होंने दौड़ के 10वीं पास की और 12वीं पास की है। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था, 7 साल बीत गए हैं, आपने
सबसे बड़ा और अहम डिपार्टमेंट एजुकेशन में ऑनलाइन तबादले हुए, लेकिन बाकी महकमे में आज तक कोई ऑनलाइन तबादला नहीं हुआ और कोविड का भी संक्रमण कम हो गया है। तो क्या इसकी बाकी तैयारी क्या है? ऐसा नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट से हुए नहीं, हमने पहले 500 से ऊपर जिन जिन का कैडर स्ट्रेंथ है उन सब में लागू किया था, बाद में 300 के जो कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी कह दिया है, अब तो 80 या इससे ऊपर कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन चूँकि कोविड आया था, इस कोविड में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, इसके कारण से थोड़ा सा इसमें एक ढिलाई आई थी। अब हमने कहा है कि इस महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब स्कूल वगैरह खुलेंगे, तो जितने डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी कर रखी है, लगभग 80 कैडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और वो अब ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। त्रिलोचन सिंह, कनेक्ट FM कनाडा। मुख्यमंत्री साहब, हरियाणे के किसान अंदोलन चल रहा है, बड़ा विराट रूप लै रहा, रोज कई तरह की घटनावां वापरदियां। अज तुसीं चंडीगढ़ आए, जिवें कौशल साहब ने दस्सिया, किसान इत्थे भी आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सानूं अपने घर आउण लई प्रेस क्लब च आउण लई 2-3 किलोमीटर पैदल आउणा पिया। लगदा जिवें प्रेस क्लब ते पुलिस ने कब्जा कर लिया। कोई गल, एक मेरा सवाल यह है कि तुसीं ये गल कही है कि जिहड़े किसी व्यक्ति का राह रोकते हैं वो लोकतंत्र के विरुद्ध है कि जिहड़े किसान 9 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं, 23 जनवरी तो बाद सरकार ने उन्होंने गलबात नहीं की कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। दूसरी गल तुसीं कही है कि इस अंदोलन पिछे कांग्रेस ते कामरेड का हथ है, की तुसीं मानते जे कांग्रेस ते कामरेडां दी जथेबंदियां जो पार्टियां ने वो देश पद्धर ते इंनियां स्ट्रॉन्ग ने कि संघर्ष इन्ना बड़ा खड़ा कर सकदियां। करनाल घटना बारे पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की मुआफी मंगन, की तुसीं मंगोगे? पर एक सवाल छोटा जिहा यह है कि हुण तक किसानां उपर किन्ने केस दर्ज कीते ने हरियाणा सरकार? थैंक यू। पहली गल तो यह है कि मेरे को त्याग पत्र मंगण वाले जिन्हों का नाम तुसीं लिया है वो कौन होंदे मेरे सिर ते? मैं उन्होंने की मन्ना? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। और वो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पूरा हरियाणा का किसान है खुश है। हरियाणा के किसान को जो कुछ असी व्यवस्थावां दे रहे हैं पूरियां दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मनना वो नहीं मनना तो नहीं मनना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मना सकते। लेकिन लोकतंत्र दे विच किसी दे रस्ते तो रोकण दा असीं भी तो नहीं रोकते ना उन्होंने। असीं उन्होंने नहीं कहा कि तुसीं धरना ना दिओ। धरना देने वास्ते उन्होंने तो जिन्नियां व्यवस्थावां मंगियां असीं ਸਿੰਘੂ बार्डर से टिकरी बार्डर से वो भी दित्तियां। सफाई उत्थे कराई, पानी की व्यवस्था उत्थे की, बिजली के कनैक्शन उन्होंने दिते, मैडिकल व्यवस्थावां उत्थे करके असीं दे रहे हैं। आखिर इन्ने महीने तो बैठे है तो बिना सरकारी व्यवस्थावां दे नहीं बैठे उत्थे। सारा जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीका है वो असीं अडोप्ट कर रहे हैं। लेकिन इहदा मतलब ये नहीं है कि एक सीमा नूं पार करने वास्ते किसी नूं छूट है। सीमा पार करने की छूट किसी नूं नहीं है। और असीं अपने हरियाणा के किसान नूं किवें खुश रखना ये सानूं पता है। और जब तक यह है कि इन्ने महीने गल नहीं हुई, गल करने वास्ते केंद्र सरकार हमेशा बुलाउंदी है। लेकिन वो कहते कि पहले साडी गल मन्नो। पंचायत क्या पंचायत आख्या उत्थे दा उत्थे, परनाला क्या पंचायत आख्या सिर मत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे। कि ना जी पहले 3 कानून वापस लो फिर असीं गल करांगे। ये कंडीशनां ला के कोई गलबात हुंदी है क्या? कंडीशनां ला के गलबात कदे नहीं हुंदी। और ये कंडीशन कदे लाई भी नहीं है केंद्र सरकार ने भी। हाँ, लेकिन तुहाडी कंडीशन ये नहीं मान सकते कि पहला 3 कानून वापस लो, पहला MMC से कानून बनाओ फिर असीं गल करांगे। फिर गल की करनी है? गल का तो मतलब ही नहीं कोई। गल उस वास्ते करनी है कि भाई तुहाडी तकलीफ क्या, दसो तो सही। उहदे च है की है, दिक्कत की है, खिलाफ की है। आखिर ये सब किवें होएगा कि भी तुहाडे ज़मीनां विक जाणगियां, MSP खत्म हो जाएगा,
ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। MSP ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। MSP 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। चरणजीत आहूजा कैलका से। Sir, you explained very vividly about various achievements of your government. And when there is success, because you told about success on various parameters, when there is success, there must be some failure also, because failure and success go hand in hand. I'd like to know which is your biggest failure as Chief Minister, or your biggest regret that you wanted to do this thing but you couldn't do. Thank you. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੈਨ ਟੈਲ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਨਸਾਈਡਰ if he knows even, he will not utter. मैं उन्हें ठीक करांगा। ठीक है। हरीश वशिष्ठ। साहब आपने जितना बताया उससे तो ये ऐसा लगा जो हमारे हरियाणा के साथी नहीं है, हरियाणा में नहीं रहते हैं, कि उन्हें चल के हरियाणा के अंदर बस जाना चाहिए। फर्क देखा है वो आपने वर्णन किया हरियाणा में इतना। मेरा सवाल ये है कि ये सब आपने इतना किया और ये जो साथ में चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ा, आप हरियाणा के इतिहास में किस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में याद रहना चाहते? मैं किस तरह का मुख्यमंत्री याद रखा जाए, मुझे मैंने ना तो कभी सोचा और ना मेरी कोई बड़ी अपेक्षा। मुझे लोग भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा। मैंने अपने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, उसको जीवन में उतारा हुआ है। पहनूंगा स्वागत समहार, क्या था वो, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, भूल सा गया थोड़ा। यानी वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, हिंदुस्तान के वीर प्यार, ऐसा कुछ आगे है एक लाइन। तो ऐसा यानी कभी भी सोचा नहीं कि मेरा कोई अखबारों में नाम आना चाहिए, मुझे कोई मालाएं पहनाए। ये भावना कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। काम करना, सेवा करना, यानी राजनीति को भोगने का कभी विचार सपने में भी नहीं आया। जो कि पहले लोग भोगते रहे हैं और आज भी कहीं कहीं भोगते हैं कि इस राजनीति के माध्यम से कैसे अपने आप को प्रभावी बनाया जाए, कैसे अपने साथियों को प्रभावी बना दिया जाए। जनता की आराधना कभी नहीं की है राजनीति में आने के बाद, और मैं इस जनता की आराधना करता हूँ। ये जो 3.25 करोड़ का मेरा परिवार है, ये मेरे लिए आराध्य है, इसकी सेवा करना है। जो शासन के नाते मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग इनको आगे बढ़ाने में कैसे किया जा सकता है, ऐसी भावना रख करके काम करते हैं। फिर जिन्होंने हमको याद करना, ये उनका काम है, रखें रखें ना रखें ना रखें। सागर शर्मा अर्थ प्रकाश से। आपने 2 योजनाओं का खुलासा किया कि अवैध कॉलोनियों को जो है हम अवैध करने जा रहे हैं, और लाल डोरे के बाहर जो मकान बने हुए हैं उनको भी हम नियमित कर रहे हैं। लाल डोरे के अंदर, लाल डोरे के अंदर
कुछ मकान लाल डोरे से बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड पे 7A का जिसमें उल्लंघन है, इस तरह की भी अवैध कॉलोनियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो जो अवैध कॉलोनियों को आप नियमित करेंगे, वो नियमित क्या वो कॉलोनियां भी होंगी जिसके ऊपर कई हजारों मकान बने हुए हैं? देखिए, पहली बात तो है कि जहाँ बहुत मकान बन गए किसी को नहीं तोड़ा जाएगा, सबको नियमित करेंगे। लेकिन जिनको नियमित करेंगे उनसे डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर लेंगे। कारण क्या है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर सरकार को या म्यूनसिपैलिटी को या पंचायत को किसी को भी मिलते हैं, उस पैसे को उन कॉलोनियों में लगा करके वहाँ की सड़क है, वहाँ सीवरेज है, वहाँ पानी है, वहाँ लाइट है, ये सब लोकल बॉडीज़ को ही देना पड़ता है। तो इसलिए डेवलपमेंट चार्ज लेकर के उनको नियमित करना। अभी शहरों के अंदर की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का एरिया है उसी के अंदर हम कर रहे हैं। अगला जो एक्ट कोई हम लेके आ रहे हैं वो रूरल डेवलपमेंट की ओर से आएगा या अर्बन टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से आएगा। वो फिर बाकी बची हुई एरियाज़ को जहाँ बन गए हैं नया ना बने, इसके लिए हमने 7A लागू किया है। सर, एक एम्प्लॉइज की बहुत पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करी जाए। उसके ऊपर आपकी जो गठबंधन वाले पार्टनर है और आपने एक वादा किया था इलेक्शन से पहले, तो इसके ऊपर कुछ आगे कार्य करने जा रहे हैं? पहली बात तो कि कोई भी बात आप मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। मैंने कभी वादा नहीं किया पुरानी पेंशन लाने का, और मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी एक घोषणा है, सबने इसको अडॉप्ट किया है। आज बजट तो सीमित होता है, उस बजट को और हम अगर इन चीज़ों में लगाते चले जाएंगे, डेवलपमेंट में बाकी जगह नहीं बचेगा तो बड़ी कठिनाई आएगी। हमने ये कहा कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होना चाहिए न्यू पेंशन पॉलिसी में। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में एम्प्लॉई जब एक बार भर्ती हो जाता है, वो अपनी सैलरी में से जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट में से जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, और ये विश्वव्यापी है, कोई खाली इस देश में शुरू ऐसा नहीं, बाकी जगह भी, कि जब आप कमाओ उस समय आप कंट्रीब्यूट करो, वो पैसा इकट्ठा हो जाए, उसकी इनकम में से आपके लिए सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी, ये आपकी 58 साल के बाद या 60 साल के बाद आपको मिले। जब आपने काम किया है तब तक सैलरी वो जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको देगा। जैसे लेबर करने वाले लोग भी हैं जिनका EPF अकाउंट होता है, वो भी यही होता है। EPF में एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है, एक हिस्सा एम्प्लॉई देता है, वो दोनों का इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के बाद में उसको मिल जाता है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई देता है, एक एम्प्लॉयर देता है, वो पैसा जितना इकट्ठा होता है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम होती है वो सब में उसका फार्मूला बढ़ता चला जाता है। पुरानी पेंशन में सारे का सारा पैसा सरकार को देना होता था, यही ना? हाँ, तो इसलिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म को कोई स्टेट बदलेगी या कोई कंट्री बदलेगा, मुझे नहीं लगता। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे दोबारा कोई रिपीटिशन ना करें और अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखें। रमेश शर्मा जी, UNI से। सर नमस्कार। इस साइड सर जी नहीं, इधर है। हाँ, ये सामने भी आ रहा है, मैं दो जगह देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। सर आपने बोला सरकार जो है IT सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है वो व्यवस्था का आमूल जो परिवर्तन करने की और जनजीवन जो है उसको सहज बनाने की प्रयास कर रही है। इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। मेरा सवाल है कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी जोर की है। जो IT का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपने जो पेंशन में रसोई गैस को लेकर और दूसरी और कई मिट्टी का तेल भी हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने IT को जो है उसमें इन्वॉल्व किया है। मैं समझना चाहता हूँ सर, इसमें कितने लोग जो हैं इसमें बीट आउट हुए हैं जो इस सुविधाओं के लिए एलिजिबल नहीं थे, और कितना पैसा सर सरकार इसमें बचा सकती है? देखिए, ये अलग अलग स्कीमों में है, शुरू से लेकर के अब तक ये लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज भी हमारे पास 2 विषय ऐसे हैं जो मैं यहाँ अनाउंस नहीं करूँगा, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। 1 महीना 2 महीने बाद उसमें से वीड आउट करेंगे तो जिनको थोड़ी तकलीफ होगी हो जाएगी, लेकिन पात्र को उसको लाभ मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा। हमारी अंडरलाइन ये है। इसमें हमने जितने भी ऐसे BPL के लोग, राशन कार्ड जिनके गलत बने हुए हैं उनको भी हमने ठीक किया है, नए राशन कार्ड जिनके नहीं बने हुए थे उनको भी पहचान करके बनाया है, बच्चों का एडमिशन मैंने आपको बताया ही है, बुजुर्गों की पेंशन हमने आपको बताई ही है, जितने लोग ये जो लाभ ले रहे थे कैरोसिन ऑयल का,
और उधर गैस कनेक्शन भी उन्होंने ले लिया, तो दोनों चीज़ों में से एक मिलनी थी। बाद में तो उन्होंने केरोसिन बंद ही कर दिया है। केरोसिन बंद इसलिए किया कि आज 100% घरों के अंदर गैस कनेक्शन है। बल्कि अभी इस बार एक योजना हमने बना के घोषणा की है कि अगर आज भी किसी के परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है, वो या तो वो जिसका कनेक्शन लेने वाला आदमी आएगा, और वो नहीं लेने वक्त आता किसी भी कारण से उसके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो कोई आके बताएगा कि फलां के घर में गैस कनेक्शन नहीं है, उसको हम 500 रुपया देंगे। 1 महीने तक ये योजना है, 1 महीने में 500 रुपया ले जाओ, गैस कनेक्शन भी साथ में ले जाओ, ताकि हम महीने बाद भी कह सकें कि 100% परिवारों में गैस कनेक्शन पहुँच गया। तो विधानसभा में अभी आपने बोला था कि सर लैंड्स का जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बेनामी संपत्तियां, हाँ, ठीक बात है। वो सर कब तक होने वाला है? देखिए, उसमें काम चल रहा है हमारा। जो हमारा एक ऑल इंडिया का जो डिपार्टमेंट होता है, क्या सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर ऑफ जनरल इंडिया के एक व्यक्ति को हमने हायर किया हुआ है, लेके आए। पहले वहाँ कार्यरत थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। उनसे जितने भी गांव का डिजिटल मैपिंग ये हो रही है, सर्वे, ड्रोन सर्वे अभी तो हो रहा है रेजिडेंशियल एरिया का, फिर होगा ग्रामीण क्षेत्र का, जो बाकी खेतों का खुला ओपन एरिया है। इसके बाद जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारा कुछ, फिर इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। परिवार पहचान पत्र में तब निकलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम ज़मीन है और हो सकता है वो बाहर चले गए हों, या बहुत छोटा छोटा टुकड़ा उनका ज़मीन का रह गया हो, और उस ज़मीन में भी कोई ना कोई हम तय करेंगे कि इससे छोटा एरिया एग्रीकल्चर लैंड की मान्यता उसको नहीं देंगे। सपोज 1 एकड़, आधा एकड़, 4 मरले, 2 मरले, 10 कनाल, 5 कनाल, या 10 मरले, 5 मरले, कोई एक एरिया तो रखना पड़ेगा ना। वरना तो क्या है, 1 एकड़ में क्या है 160 मरले हैं और 500 लोगों का शेयर है। अब 500 लोगों का शेयर 1 एकड़ में कल को बांटने लगेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसा कोई एक नियम हम बनाने जा रहे हैं कि एक मिनिमम लेवल रख के उससे नीचे अगर किसी की है, या तो आप किसी को वहीं को शेयर को बेच दो, वो अपना काम कर ले, और नहीं तो आप गवर्नमेंट को बेच दो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी, गवर्नमेंट उसका कंसोलिडेशन करेगी और कंसोलिडेशन करके उस ज़मीन का उपयोग करेगी। तो इसलिए लोगों के जो झगड़े हैं, यानी झगड़ों में आपस में पार्टीशन भी नहीं कर पा रहे, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है और बेच भी नहीं पा रहे, तो छोड़ छाड़ के चले गए। एक पीढ़ी के बाद लोगों को लगता है कि मेरी वहाँ ज़मीन पड़ी थी, महंगी हो गई। अब गुड़गांव में आज से 20 साल 50 साल पहले किसी ने छोड़ दी, आज उस छोटे से टुकड़े का ही 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो आज वो कोर्ट में चला गया। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि इसको सबको रैशनलाइज किया जाए और रैशनलाइज करके लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा विषय जो आपने छेड़ा है रेवेन्यू का, यानी लैंड का डिजिटलाइजेशन, हम कर रहे हैं। मनोज, न्यूज़ 18 से आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल तो छोटा सा ये है कि 2,500 दिन आप हुए, इसमें से करीब 250 से 270-50 दिन करीब किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए। मेरा सवाल बस इतना सा था, अब जबकि हम यहाँ पर बैठे हुए करनाल में आज बहुत बड़े बड़े किसान लीडर हैं, वो जुड़े हुए हैं, वहाँ स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या हो गया? आर पार की लड़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजी रणनीति बना रहे कि कैसे अब आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि किसान आंदोलन, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन खामियाजा हरियाणा को उठाना पड़ रहा है कि हरियाणा की जमीन पर बैठे हैं। अब आपकी रणनीति क्या होगी? आपके कार्यक्रम जारी रहेंगे जिलों में, आपकी मंत्रियों के, आपकी पार्टी के कार्यक्रम इसी तरह रहेंगे, और क्या किस तरीके से व्यवस्था आगे बनने जा रही है, और आज की बैठक को लेकर क्या आपका प्लान है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सब परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही काम किया जाता है। हमने कभी भी अपने कार्यक्रम नहीं रोके। हमको जहाँ लगता है कि अभी यहाँ टकराव नहीं करना, यहाँ मामले को हल करना है, वहाँ शायद हमने कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं तो हम कर भी लेते हैं। लेकिन अब हमारे हरियाणा में जैसे तिरंगा यात्राएं हैं, हमारे सारे हरियाणा में तिरंगा यात्राएं चली, हर एक ज़िले में चली। इसके बाद हमने मंडल की बैठकें की, हर एक मंडल की बैठक हुई, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 400, 350 मंडलों की बैठकें हुई। कार्यक्रम हमारा कोई रुका नहीं है, ना रुकेगा। किसी जगह पर कोई सेंसिटिविटी आती है तो वो फिर मौके को देख करके 2 दिन आगे पीछे भी करते हैं, कई बार बातचीत करके करते हैं। आज वो मीटिंग में क्या कर रहे हैं हमारे सामने तो भी विषय आया नहीं है। वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद क्या रिपोर्ट आएगी, और उनके साथ डायलॉग भी हमारे लोग रखते हैं, यानी प्रशासन के लोग रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते हैं। वो नहीं मानते हैं तो फिर जो एक सीमा होती है उस सीमा के आगे नहीं बढ़ने देते हम, सीमा तो रखनी पड़ती है। यशवीर कादिया,
सर मेरे दो सवाल हैं आपसे जी। एक सवाल तो ये है कि इस दफा जो जनादेश आया उसमें आप भाजपा को लोगों ने स्पष्ट बहुमत दे दिया और चुनाव में भाजपा के कई दिग्गज जो कई मंत्री चुनाव हारे उसके बावजूद आपने सरकार बनाई। एक बड़ा एक अनुकूल जनादेश आया इस मामले में कि आप मुख्यमंत्री बने। तो मेरा एक सवाल तो ये है कि जो आपका दूसरा कार्यकाल है पहले से कितना भिन्न आप इसको मानते हैं? कितना अंतर है जो आपका दूसरा कार्यकाल है पहले से कितना अलग मानते हैं? और मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि किसान आंदोलन का आपके विचार में क्या समाधान है? देखिए, मैं इस दूसरे सेशन को कितना अंतर मानता हूँ, ये अंतर तो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि जैसा मैंने कहा कि युग अनुकूल, समय अनुकूल, जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती है वैसे वैसा रास्ते भी निकलते हैं और वैसे वैसा काम करते हैं। हम अपने सामाजिक काम, राजनीतिक काम, प्रशासनिक काम तो जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं। परिस्थितियाँ कैसे कैसे आती हैं, उस समय हम लोग अक्टूबर 26, 2014 को शासन हमने संभाला। ठीक 7 दिन के बाद 3 नवंबर को हमको ये बता दिया गया कि कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि वो क्या था बरवाला वाला बाबा रामपाल को, उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसको पेश करो। अब वो चूँकि इतने बड़े घेरे में अपने आप को सुरक्षित करके बैठा था, हमारा तो कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जहाँ जहाँ बात करनी थी करके अपने पुलिस के एडमिशन सबको बुला करके कि भाई रक्तपात नहीं होना चाहिए, रक्तपात नहीं होना चाहिए और हमें उनको जो है कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, लेकिन कोर्ट की आज्ञा का पालन भी करना है। 7 दिन लग गए बिना एक भी गोली चलाए, उनको पकड़ करके और कोर्ट के हवाले कर दिया। हुआ ना। दूसरी घटना आई, वो आई थी जाट आरक्षण की। उस जाट आरक्षण में भी जैसी घटनाएं उस समय हुई थी, हमको उस समय क्योंकि बहुत अनुभव नहीं था, 1-1.5 साल का अनुभव था, हम ये मानकर चलते थे कि जैसा आमने सामने बैठ के बात हो जाती है उसके बाद उसी अनुसार चलता है। लेकिन वो भी धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ, हम तो बड़ी सहज अपने जिसको कहना चाहिए कि भी जैसे सहज तरीके से बात होती है, समझौता हो गया, मान लिया कि भी इस आरक्षण का 10% का कानून ले आएंगे और समझौता हो गया। समझौता होते ही और अगले दिन ही आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस मामले में कि जिनको समझौता नहीं चाहिए, जिनको विवाद ही खड़ा करना है, विवाद के लिए विवाद। अब उसमें भी चूँकि अपोजिशन के लोग साथ जुड़े हुए थे, तब ये विषय ध्यान में आया कि राजनीतिक तौर पर किस सीमा तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है। वो सारे बिना अनुभव के नाते से हम लोग जूझते रहे, फिर भी हमने सफलता पा ली। तीसरा भी मामला आया पंचकुला का, उस तीसरे में भी आगे रास्ता निकल आया। रास्ता निकला क्या, जो कोर्ट ने कहा वो हमने किया। अब कोर्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, आखिर कहीं ना कहीं तो हमको आर्बिट्रेशन है या कोर्ट है या रिकन्सिलिएशन है, जो कुछ करना पड़ता है उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। अब वो सारा मामला निपट गया, वो 3 निपटे। अब इस समय ये किसान वाला विषय जो आप बता रहे हैं ये आ गया। उस समय हमारे अनुभव नहीं थे, आज तो हमारे अनुभव हैं। आज तो मैं कह सकता हूँ हमारे 7 साल के अनुभव हैं। हम अगर बिना अनुभव के रास्ता ठीक कर सकते हैं तो 7 साल के बाद तो हमें पता है कि सामने वाला क्या करने वाला है। इसलिए इतना अंतर है कि उस समय हम 0 से शुरू हुए थे, आज हम ये जो टर्म है 5 साल के अनुभव के बाद शुरू किया। हर दिन अनुभव बढ़ता है, हर दिन चीज़ें ठीक होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना व्यवधान बनेगा जिसमें से कोई रास्ता ना निकले। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, चूँकि जब तक वो बैठे नहीं, आपस में बातचीत ना करें, तब तक हमने तो केंद्र को अपनी जो बातें करनी होती है, 10 तरह की बातें होती हैं, 10 तरह के सुझाव होते हैं, लेकिन केंद्र के लोग भी तब कहते हैं ना कि सामने वाले बैठे तो ये सुझाव के ऊपर हम आगे कुछ करें। आज ओपन प्लेटफॉर्म पर सुझाव देने का भी अर्थ नहीं है, इसलिए नहीं अर्थ नहीं है कि इसको सामने वाला कोई आए तो सही बात करने के लिए। हमने कितनी बार इन्वाइट किया कि आओ बैठो भाई, को रास्ता निकालते हैं। इनफॉर्मली हमारे साथ बैठ जाओ, फॉर्मली तो केंद्र के साथ ही बैठेंगे, इनफॉर्मली भी कोई हमारे साथ कोई एक आध आता भी है बात करने के लिए, हम बात करवाते हैं तो सामने वाले ये कहते हैं कि भाई सीएम के हाथ में क्या है। अभी हमें पता, उन्हें पता कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में उनसे हमारे संबंध तो हैं, हम बात तो कर सकते हैं। लेकिन इतना अविश्वास की भावना से समस्याओं का हल नहीं हुआ करता, और ये अविश्वास इसलिए है कि सामने वालों को हल नहीं निकालना, राजनीति करनी है। अब कुछ लोग उन्हीं में से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, सब राजनीतिक मंसूबे भी तो सबके पता ही है ना। इसलिए इतना आसान और इतना सहज जितना हम बैठ के सोचते हैं, इतना ये है नहीं। वैशाली चौधरी।
लास्ट 2 क्वेश्चन पूछ लो, 3 मिनट। राम सिंह बराड़, अजीत समाचार। लास्ट 3 कर लो, इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे। शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहूँगा जी। कि आपने सरकार की बड़ी लंबी चौड़ी अचीवमेंट बताई, बहुत देर तक इसमें काफ़ी कुछ बताया। कोई ऐसे 2 काम आपको जो लगते हैं जो सबसे बड़ी इसको अचीवमेंट मानते हो, कोई ऐसे 2 काम, और कोई ऐसे 2 काम जो अभी तक नहीं कर पाए, आपकी करने की मंशा रही। एक तो ये है। दूसरा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पे लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, सरकार दिवालियेपन की ओर जा रही है, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहें? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक पैरामीटर्स होते हैं जो सब ऊपर से केंद्र सरकार की ओर से भी, वर्ल्ड बैंक की ओर से भी, हमारी जो बाकी संस्थाएं, नीति आयोग की तरफ से भी, सब तरफ से बैठ के तय होते हैं कि किसी भी स्टेट को ये पैरामीटर का ध्यान रखना होता है। कितना वो कर्ज ले सकते हैं, कितना उनका डेफिसिट हो सकता है, कितना उनका अपना जो जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम चलते हैं। हम लगातार पिछले 6-7 साल से हमारे पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं उसकी अंडर लिमिट हैं। यानी एक उसमें होता है कि 3%, 3.25% जीडीपी का हम जो है हर साल लोन ले सकते हैं। टोटल लोन जो है वो 25% से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जीडीपी का। तो जो हमारे आज जीडीपी है, उस जीडीपी में दोनों आंकड़े हमारे बराबर हैं। बल्कि कोविड के दिनों में तो कुछ स्टेट्स ने छूट ले ली थी कि ये 3.25% की बजाय हम इसको 5% की परमिशन दी जाए। रिजर्व बैंक ने 5% की परमिशन भी दे दी, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम 5% तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज लिया हुआ जो डेट है ये अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हम उसमें आज भी वही 3.25% की लिमिट पर हैं। इससे ज़्यादा लोन ले सकते हैं, हमने लिया नहीं। अब चूंकि हर साल जितना जितना आगे बढ़ना होता है उसी गति से हमारा पहले बढ़ रहा है। आज हमारा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक कर्ज, 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब हम आए थे तो ये 97-98 हज़ार करोड़ रुपए का था। एक कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको झूठ कह रहा हूँ शब्द जानबूझ के, कि पावर कंपनियों का एक 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो पहले पावर कंपनियों के ऊपर था, बाद में सारे देश में उदय स्कीम आई। उदय स्कीम में ये कहा गया कि ये पावर कंपनियों का अगर लोन सरकारें अपने जिम्मे नहीं लेंगी तो पावर की जो कंपनीज है वो ख़त्म हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। हमने 27,000 करोड़ रुपए का वो लोन सरकार के जिम्मे ले लिया। 70,000 करोड़ रुपया हुड्डा सरकार छोड़ के गई थी, 27,000 करोड़ रुपया ये 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो 70 कह रहे हैं, हम सिद्ध करते हैं कि 97 था उस समय। 97 से आज अगर 160 हुआ है तो हमारे पैरामीटर्स के अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा, जहाँ तक दूसरे प्रदेशों की आर्थिक हालात है, आप यहाँ पंजाब के लोग भी बैठे हैं, वो आप जाके पैरामीटर देख लें। पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर है। कोई भी हमारा हरियाणा का और पंजाब का कोई मुकाबला नहीं। उनके अपने मंत्री वो सब कह चुके हैं कि हरियाणा जैसी चीज़ों पर लेकर के आओ। हरियाणा में चाहे वो किसानों की बात है, चाहे वो गन्ने का भाव है, चाहे प्रोक्योरमेंट है, चाहे सीधी पेमेंट की बात है, सारे विषय अब वो हरियाणा लाइन पर करने के लिए तैयार हैं। हम बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए एक लेवल को छोड़ करके बहुत नीचे जाते नहीं हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल बना के रखते हैं, जनता को अपील करते हैं, जनता हमारी बात मानती है। हमारी पर कैपिटा इनकम यानी जो बड़े राज्य हैं सबसे ज़्यादा आज 2,39,000 रुपया हमारी पर कैपिटा इनकम, ये आंकड़े आप लोग उठा के देख सकते हैं। दूसरा आपने विषय कहा कि सबसे जो 2 काम हमको प्रसन्नता देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो चोट हम करते हैं, इसमें सारा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, ये उस बात का दूसरा पहलू है कि जो बात नहीं हो पाई। लेकिन जितना हम कर गए हैं ये हमारी संतोष की बात है, उसमें हमें संतोष भी है। हम इस पर लगे हैं और आगे तक जाएंगे। और इसी के साथ दूसरा विषय है कि जो नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की हैं, ये आज देश भर के लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे सफल हुए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर सबके ऊपर रहते हैं। मैंने उस पॉलिटिकल प्रेशर को विदिन जो इनसाइड प्रेशर रहता है उसको भी झेला है और उसमें भी मुझे कामयाबी मिली है। इसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो मैंने छोड़ी है, उसके बाद इस विषय को कहना सबने छोड़ दिया है।
बाकी सब के ऊपर प्रेशर रहते होंगे, मेरे ऊपर अब ये प्रेशर नहीं रहता। उनको पता है कि इसने ये बात माननी नहीं है। जनता पूरी मेरी है, मैं जनता के लिए हूँ, ये भाव मेरे मन में है। इस नाते से मुझे ये सफलता मिली। अशोक मलिक जी। मलिक साहब आप खड़े होकर पूछिए। हरियाणा में 10 हड़प्पा संस्कृति के स्थान हैं और ये किसी भी राज्य में शायद इतने नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको टूरिज्म और इसकी तरफ शायद ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे हेरिटेज है, तो उसको संभालने के लिए आपकी क्या नीतियाँ हैं? देखिए, इसमें हमने सबसे बड़ा स्थान इसमें मोहनजोदड़ो संस्कृति का अपना जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी का काम चल रहा है इस समय। वहाँ एक म्यूज़ियम भी बन रहा है, टूरिस्ट प्लेस के नाते इसको विकसित कर रहे हैं। दिल्ली से राखी गढ़ी तक एक सुगम मार्ग, ये हमने घोषणा कर दी है। वो जहाँ तक पहले बना हुआ ठीक है, बाकी रास्ता बना करके ताकि दिल्ली से सीधा आना जाना लोगों का बने, एक वो कर रहे हैं। इसी प्रकार बाकी स्थानों पर भी, इसमें दूसरा जो हमारा स्थान है, ये जो कुरुक्षेत्र का महाभारत का स्थान है, वो उस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कितना कितना नहीं, लेकिन सरस्वती के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो सरस्वती का जो शोध संस्थान, ये जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हमने बनाया है, उसके माध्यम से भी इस मार्ग के इर्द गिर्द जो भी तीर्थ स्थान है उसको विकसित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हम जो है 134 स्थान ऐसे हैं जो 48 कोस की परिक्रमा में हैं, उनका भी हम पुनरुत्थान कर रहे हैं। और भव्य कुरुक्षेत्र नाम से महाभारत का, क्योंकि यहाँ सरस्वती गीता, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन दिव्य कुरुक्षेत्र नाम से वहाँ महाभारत के उस समय के सारे विषय सामने आए, वो हम कर रहे हैं। और भी ऐसे छोटे स्थानों के ऊपर डिपार्टमेंट ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन एक बार प्रारंभ करने की बात है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर धर्मी जी। देखा जाए तो कांग्रेस इसको कह रही है कि सिक्रेसी लीक होने का खतरा है, इसको लेकर किस तरह से आप कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार पहचान पत्र हम बना रहे हैं, हमने सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं वो सारे अडॉप्ट कर लिए हैं। आखिर देश दुनिया में बहुत सी आईटी की ऐसी चीज़ें जो बन रही हैं, इतने बैंकों के कितना डाटा होता है, वो सारे फुल जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। आधार हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके भी अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं। अमेरिका जैसे देश में सोशल सिक्योरिटी का जो उनका डाटा है वो भी उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर कहीं सिक्योरिटी का लीकेज नहीं है। तो सिक्योरिटी के लीकेज की जो संभावना है उनको हमने ख़त्म किया है। स्ट्रिंजेंट उनके बहुत सख्त उसके लिए कानून बनाया गया है कि जो इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की, जो विद इन डिपार्टमेंट जो आदमी रहते हैं वो अगर किसी प्रकार की गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर हम ऐसा कोई डाटा उसमें नहीं रख रहे हैं जिस डाटा का कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी को होने वाला है। गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का डाटा हम रखेंगे, उसकी इनकम अगर रखेंगे तो उस इनकम में जिसकी 1,80,000 से नीचे इनकम है, क्या तो उसका डाटा लीक होने का कोई खतरा होने वाला? मैं बात नहीं कर रहा कि लीक होगा, लेकिन जिस खतरे का वो कह रहे हैं वो बड़े बड़े जिनके एसेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो बैंक बैलेंसेस होते हैं, उन लोगों के डाटा के लीक होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की प्राइवेसी वाला ऐसा डाटा नहीं जिसका कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। यहाँ तो गरीब की सेवा के लिए डाटा रख रहे हैं। जो बड़ी इनकम वाले उनसे हम पूछ ही नहीं रहे क्या है क्या नहीं है, उसको तो इतना ही है कि भाई तुमने जो इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न भरी है वो लिख देगा तब भी बहुत है, और वो लिख देगा तो वो तो कहीं भी पूछ सकते हैं आप केस से भी, उसका तो कोई लीक होने का खतरा है ही नहीं है कोई। सुशील मानव जी। मानव जी आपका है, बस ये लास्ट करेंगे, लास्ट ही करेंगे, ठीक है। हाँ, किसान आंदोलन का कई सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, क्वेश्चन और बड़े तो मेरा सवाल यही था कि क्या हरियाणा, क्योंकि हरियाणा सरकार को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी? किस चीज़ का कहा? क्या? किसानों का, अच्छा, किसान आंदोलन। हाँ, तो क्या हरियाणा सरकार कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि फार्मर्स को और केंद्र सरकार को टेबल पे लाया जा सके ताकि बातचीत उनकी जल्दी शुरू हो? मैंने बताया ना कि बीच में कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम बात करवाते हैं, और जब बात करवाने के लिए उनसे बात करके मैसेज मिलता है तो यही मिलता है कि उनके हाथ में क्या है। अब मैं तो स्वयं कहता हूं कि ऑफिशियली तो मैं एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, ये कानून केंद्र के कानून हैं,
केंद्रीय कानून में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही बैठ करके बातचीत हो सकती है। वहाँ कहने के लिए हम अपील करते हैं, हम कहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अल्टीमेटली जब तक ये तैयार नहीं होंगे बातचीत के लिए, तब तक उसमें समाधान क्या निकलेगा आप लोग बता दीजिए। कोई निकलने वाला नहीं है। इनको बैठने के लिए आप लोग भी कहें, हम भी अपील करते हैं, और मिल बैठ करके किसके साथ बैठना केंद्र में, वहाँ कठिनाई आ रही हो तो वहाँ हम बात करते हैं कि वहाँ एक टीम बनी है, वो बात करेंगे। लेकिन ये शर्त लगा कर चलेंगे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 3 कानून जो है पहले ख़त्म करें। ये घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है मुझे नहीं, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार ये मानती है कि 3 कानून देश के किसान के भले के लिए। अब ये परसेप्शन इतनी अलग अलग है, इस अलग अलग परसेप्शन में एक बार कहीं नज़दीक तो आना पड़ेगा ना। एक कहे कि इन 3 कानूनों कारण से लुट जाएंगे, एक कहे ये 3 कानून किसान के भले के लिए हैं, तो उसके लिए एक बार कुछ लोगों को बीच में बैठ के भी, मैं कहता हूँ सीधे बात ना करें, बिचौलिए कुछ लोग आपस में बैठ जाएं जो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई कृषि विशेषज्ञ होंगे, कोई कानून के ज्ञाता होंगे, वो लोग आपस में बैठ करके चर्चा करें, कोई एक कमेटी बन जाए, कुछ और हो। विवाद का समाधान क्या है? बातचीत, उसके बिना नहीं होता। लास्ट 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं और भी लेने? तो अच्छा चलिए। सचिन, एबीपी न्यूज से पवन जनता टीवी। सर मेरा सवाल यही है, जैसे तो किसान आंदोलन पे लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, लेकिन सर शॉर्ट में कहा हरियाणा में सर आंदोलन हो रहा है। पंजाब के किसान हरियाणा में आकर हरियाणा के सीएम का या हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हैं, पंजाब में ये विरोध क्यों नहीं है? दूसरा सर, हरियाणा में इससे पहले भी चाहे जाट आंदोलन है, चाहे ये किसान आंदोलन है, बाहर से लोग आते हैं और हरियाणा में आंदोलन करते हैं, हरियाणा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सर किसी क्यों नहीं निपटा जाता समय रहते ऐसे नेता आकर हरियाणा के लोगों को बहकाते हैं, भरमाते हैं और फिर इस तरह का आंदोलन खड़ा करते हैं। अब ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए, मेरे से क्यों पूछते हैं? ये कुल मिला करके भाई आप लोग हरियाणा में आके क्या करते हो? जब हरियाणा से कोई तकलीफ नहीं है तो क्यों करना उनको हरियाणा में? नहीं करना चाहिए। हमारा भी कहना यही है कि क्यों करते हैं हरियाणा में। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि देश के अपने लोग हैं, जनता अपनी है तो एक सीमा से आगे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। कोई दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मन देश हो तो तक नहीं क्या कर देते। अपने लोगों के साथ व्यवहार अपने जैसा ही करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन सचिन। मुख्यमंत्री साहब, आपके स्टेट में लॉ अगेंस्ट लव जिहाद की बात चली थी। आपके होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि इसको स्टडी किया जा रहा है, केसेस को कोई कमेटी बनाई है, तो वो कहाँ तक पहुंची है और क्या असल में इस लॉ की जरूरत है आपके स्टेट में? आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले असेंबली सेशन में भी चर्चा थी इस तरीके की कि इस तरीके का लॉ जो है वो आ सकता है विधानसभा। लॉ तभी बनाया जाता है जब कोई चीज़ स्वभाव में लोगों की गलत आदत बनने की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, ताकि एक डेटरेंट उसके लिए कुछ पैदा किया जाए। ये घटनाएं हरियाणा में कई इलाकों में होने लग गई हैं। जब तक नहीं थी, इक्का दुक्का थी, लॉ की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चूँकि इस प्रकार की बहका करके, लालच दे करके, धोखे से शादियां करना और धर्म परिवर्तन करना, ये घटनाएं कई आ गई हैं। ये घटनाएं न हो। आखिर हमने एंटी कॉपिंग बिल बनाया तो क्यों बनाया? पहले नहीं था, अब बनाया क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं। जब घटनाएं बढ़ती हैं तो लॉ का बनाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इसका कानून बनेगा। अध्ययन जो बताया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा, वो अध्ययन टीम ने कर लिया है। बहुत जल्दी इसके ऊपर ड्राफ्ट बना करके और देखेंगे अगले सेशन में लाना है या पहले उसका कोई ऑर्डिनेंस लाना है, उस पर विचार कर रहे हैं। वो LR के पास भी जाएगा, वो उसमें से देखेंगे, वो प्रक्रिया में है, कानून बनेगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मीडिया फ्रेंडली हमारे मुख्यमंत्री।